So in the previous video, we discussed the treatment of normal and abnormal loss. We solved one example with the problem that 100 liters was the normal loss and 200 liters was the abnormal loss. And we solved for both the cases. And in the end, the conclusion was that 700 liters of oil at 22.22 price is valued at 15,556. This is the normal example of solving a question of normal and abnormal loss. Now the next concept is to adjust the returns. Now what are the returns here means? Returns here means any kind of सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न. अब अगर हमारे पास हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ यूनिट्स इशू करता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसमें से कुछ यूनिट्स ऐसे लगते हैं विच दे डू नॉट नीड, या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और उनके पास स्टॉक एक्स्ट्रा है. वो क्या करेंगे, उन यूनिट्स को रिटर्न कर देंगे टू द परचेज डिपार्टमेंट या टू द मटेरियल डिपार्टमेंट. तो वो हमारे पास क्या हो गया, परचेज सेल रिटर्न. कहीं और से हमारे पास हमारा स्टॉक वापस आ रहा है. अब एक होगा परचेज डिपार्टमेंट. हमने कहीं से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, मटेरियल मार्केट से परचेज किया था. अब वो हमें सही नहीं लग रहा, हम क्या कर देंगे, उसकी रिटर्न. दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. अब रिटर्न्स को कैसे पोस्ट किया जाता है इन केस ऑफ स्टोर्स लेजर अकाउंट. एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझेंगे. लेट्स सपोज प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट ने कुछ स्टॉक इशू किया था ऑन 2nd of Feb and on 6th of Feb टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. 2nd Feb को उसने 100 यूनिट्स इशू किए थे एट ₹2, और 6th Feb को उसने 50 यूनिट्स इशू किए थे एट ₹4. अब हुआ क्या, ऑन 8th of Feb वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न कर रहा है कुछ यूनिट्स को टू द मटेरियल डिपार्टमेंट. लेट्स सपोज जो रिटर्न आ रही है वो है 40 यूनिट्स की. अब आप इस 40 यूनिट्स को कैसे ट्रीट करोगे. आपको हमेशा बताया गया होगा कि वो जो यूनिट्स रिटर्न हुए हैं वो किस लॉट से आए हैं. क्या वो 2nd Feb वाले लॉट से आए हैं जो हमने ये इशू किए थे, या फिर वो 6th Feb वाले लॉट से आए हैं जो हमने 50 यूनिट्स इशू किए थे. दैट वुड बी मेंशन टू यू इन द क्वेश्चन. अब प्रॉब्लम ये है कि आपने 40 यूनिट्स तो रिसीव किए हैं, तो इसको शो कहाँ करना है. यू विल शो दीज 40 यूनिट्स इन रिसीट्स कॉलम. आपने कुछ रिसीव किया है यूनिट्स को, और हमें पता है जब भी हम कोई भी स्टॉक रिसीव करते हैं तो वो रिसीट कॉलम में जाता है. तो आपका यहाँ पर रिसीट पार्ट आ गया. अब इन केस इट विल नॉट हैपन एवरी टाइम. इन केस आपको नहीं बताया गया कि आपका जो रिटर्न हुआ है वो किस स्टॉक में से हुआ है, वो 100 वाले में से हुआ है या वो 50 वाले में से हुआ है. तो आपको कैसे डिसाइड करना है उस चीज़ को. आपने देखना है कि आपने मटेरियल प्राइसिंग के लिए कौन सा मेथड पहले अप्लाई किया था. लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर एवरेज प्राइसिंग. आपने वो चीज़ पहले देख लेनी है. अगर मैं कहूँ पहले हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो किया था, मतलब जो लास्ट में आया था उसको पहले इशू किया था, और अब हमें नहीं पता कि ये रिटर्न हमने कहाँ से एडजस्ट करनी है, तो मैं इसको भी लास्ट वाले स्टॉक में से ही एडजस्ट करूँगी.
अगर मैंने पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इशू किया था तो इसको भी मैं एडजस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ही करूंगी अगर मुझे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू कि आपको कौन सी रिटर्न किस स्टॉक में से आई है या किस इशू में से आई है. बट इफ इट इज़ नॉट गिवन देन आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस रिटर्न को एडजस्ट कर दूँ. अब ये तो है रिटर्न्स जो आपने रिसीव की हैं. कई बार आप भी किसी को रिटर्न करोगे तो उसके लिए अगर वो रिटर्न होगी, वो रिटर्न हमेशा आपकी इशू कॉलम से एडजस्ट होगी. इशू का मतलब क्या? स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक कम हो गया या स्टॉक रिड्यूस हो गया. अब जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आप एक तरह का स्टॉक रिड्यूस कर रहे हो, तो आप उसको एडजस्ट करोगे फ्रॉम द इशू कॉलम. अगेन रेट स्पेसिफाई किया गया होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस. अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो आपने देखना है कि आपने पहले कौन सा मेथड अप्लाई किया था. आपको एक बार वो आइडिया हो गया, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है. अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. Now here I am having one example. This example will cover all the points which we have discussed in our last video and in this video before regarding normal loss, abnormal loss, returns to and returns from. The following is an exact extract of the records of receipts and issues of a chemical during a month. आपको डेट वाइज बताया गया है, पर्टिकुलर्स मेंशन है, आपको इश्यूज, रिसीट्स, सारी डिटेल्स मेंशन है. Issues are to be priced on the principle of first in first out. FIFO मेथड के अकॉर्डिंग हमने अपनी इश्यूज को प्राइस कर देना है. The stock verifier has found a shortage of 10 tons on the 22nd and left a note accordingly. उसने 22nd ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ, जो भी आपको डिटेल्स मेंशन है, उसने एक रिकॉर्ड किया है शॉर्टेज 10 टन्स की, 10 यूनिट्स की. ड्रॉ अप अ स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मटेरियल showing the above transactions, treating shortage as normal loss and B as abnormal loss. अब आपको क्या करना है, आपको स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है और ट्रीट करना है एक बार उस लॉस को जो शॉर्टेज हुई है 10 टन्स की एज नॉर्मल लॉस, और एक बार उसको ट्रीट करना है एज एबनॉर्मल लॉस. नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो हमें सबसे पहले बताया गया है ओपनिंग बैलेंस, फिर हमें इशू बताया गया है फॉर 3 डेट्स, और फिर हमें एक रिसीव्ड पार्ट बताया गया है. यहाँ तक आपका क्वेश्चन अब नॉर्मल है. जितना भी हम अभी तक करके आए हैं, हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल जा रहा है. अब आ रही है ट्रांजैक्शन फेब 14 की, जो है रिटर्न्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, कि आपको किसी और डिपार्टमेंट में से रिटर्न मिली है, वो है 15 टन्स की. तो आपको यहाँ से रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को. अब व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, मैंने नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस, इश्यूज और रिसीव्ड पार्ट की एंट्री को पोस्ट कर लिया. नाउ इज द डे टू पोस्ट द एंट्री फॉर द रिटर्न्स फ्रॉम डिपार्टमेंट. अब रिटर्न्स आपकी हो रही हैं ऑन 14th ऑफ फेब 15 टन्स की. हमें कुछ नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि वो रिटर्न किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आई है. यू कैन चेक इन द क्वेश्चन. हमें बताया गया है कि हमारी रिटर्न्स फ्रॉम डिपार्टमेंट है 15 टन्स, बट हमें ये नहीं बताया गया कि वो जो रिटर्न्स हैं वो हमें किस पर्टिकुलर लॉट से आई हैं. नथिंग इज मेंशन. तो अब हमने यहाँ क्या करना है, हमने अपने खुद के एजम्पशन के बेसिस पर चेक करना है कि अभी तक हमने कैसे इशू किया है ट्रांजैक्शंस को. सो लेट्स सी. आप चेक करो, हमने अभी तक 3 तरह की इश्यूज की थी.
तो ऑब्वियस है जो हमारे पास रिटर्न होगी वो इन्हीं 3 इश्यूज के अकॉर्डिंग होगी। अब जो ये इश्यूज हुई हैं ये हुई हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर लॉट से। आपने इससे पहले कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं की है, कोई न्यू परचेज नहीं की, एक ओपनिंग बैलेंस था, उसी में से ही आपने 3 तरह की इश्यूज कर दी और उसके बाद आपने रिसीव किया है। तो दैट मीन्स अगर मेरी इशू हुई भी है तो इन तीनों डेट्स में से किसी एक लॉट से हुई है। अगर मैं रेट चेक करूं तो तीनों का तो रेट सेम है, तो दैट मीन्स मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो फेब 3 से इशू हुआ हो, फेब 4 से या फिर फेब 8 से। इट हार्डली मैटर्स टू मी। अब मैं यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देती हूँ। ट्रांजैक्शन है आपकी फेब 14 की, मेंशन किया हुआ है रिटर्न्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब रिटर्न्स मैंने बोला है अगर आपके पास कोई सेल रिटर्न आएगी तो वो आपके स्टॉक में ऐड होती है, तो वो जो रिटर्न होगी वो हम डालते हैं रिसीट कॉलम में। अब रिसीट कॉलम में हमारे पास आ जाएंगे 15 टन्स। किस रेट पर डालूंगी? 200 टन्स पर। क्यों? क्योंकि इशू ही मैंने अभी तक जितने किए हैं वो एक ही रेट पर किए हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस बैच से कर रही हूँ। Now it will turn out to be 3000। अब इस केस में मेरे पास कोई इशू नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पर बैलेंस चेक करूँ कि मैं बैलेंस कैसे पोस्ट करूँगी, मेरे पास एक का केस तो हो गया रिटर्न का और एक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 200 स्टॉक है। प्रीवियस डे को मेरे पास यहाँ पर 2 तरह का स्टॉक पड़ा है। 250 स्टॉक पड़ा है जो ओपनिंग बैलेंस से बचा है और 200 वो जो मैंने प्रीवियस डेट को परचेज किया है। इसको कहाँ डालेंगे? इसको इसके रिस्पेक्टिव स्टॉक में ऐड कर दिया जाता है। इसका रिस्पेक्टिव स्टॉक कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक, जो अब कितना रह गया है? 250 यूनिट्स रह चुका है। तो मैंने क्या किया, 250 प्लस 15 265 यूनिट्स का जो स्टॉक का रेट है वो भी हमारा सेम है। बाकी का जो एक प्रीवियस स्टॉक अभी आपने लास्ट डेट को परचेज किया वो आ गया, उसका रेट आपको भी दिया हुआ है। तो दिस इज 38,000 एंड 265 इंटू 200 विल बिकम 53,000। तो रिटर्न के बाद अब आपके पास बच गया ये वाला स्टॉक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी पॉइंट है, आपके पास रिटर्न आई है, रिटर्न को हम उसके रिस्पेक्टिव स्टॉक में ऐड कर देते हैं जब हमने बैलेंस का पार्ट कैलकुलेट करना होता है। हमें पता है कि हमने जो ये रिटर्न की है ये पर्टिकुलर 3 इश्यूज में से की है और ये इश्यूज हमारी कहाँ से हुई हैं? जो हमारे पास बैलेंस था, तो उस वाले में से अब हमारे पास सिर्फ 250 बचा है, तो मैंने 250 प्लस 15 ऐड कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी दी हुई है हमें। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हमारी है फेब 16 को इशू, फेब 20th को रिसीव और फेब 24th को इशू है, 25 को रिसीव है। बट हमें 22nd की इंफॉर्मेशन दी गई है जो काफ़ी स्टूडेंट्स स्किप कर देंगे कि वो नीचे दी है, वो भूल जाते हैं। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि 22 फेब की हमें शॉर्टेज बताई गई है। दैट मीन्स फेब 16 की इशू, फेब 20th की रिसीव के बाद फेब 22 का लॉस एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर लेते हैं। यू पॉज द वीडियो and post the transaction and then you will again play the video. So till now I have posted the transactions of Feb 16 and Feb 20 और 22nd की अब हमने शॉर्टेज पोस्ट करनी है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बार आपको उस शॉर्टेज को नॉर्मल लॉस डिक्लेयर करना है तो पूरा क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना है, और एक बार आपने उस शॉर्टेज को एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट कि अगर हम उसको नॉर्मल लॉस लेंगे तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। हमें इतना पता है कि अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन इशू से पोस्ट की जाती है, क्योंकि लॉस हुआ, स्टॉक रिड्यूस हुआ, इशू का मतलब भी स्टॉक रिड्यूस हुआ।
तो हम अपने जो यूनिट्स हैं, जो 10 टन्स हैं, जो हमारा लॉस हुआ है, उसको पोस्ट कर दिया इन इश्यूज कॉलम। अगर फर्स्ट केस लें नॉर्मल लॉस का, तब हमें पता है कि नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं की जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डैश एंड डैश, कोई वैल्यूएशन नहीं, बट स्टॉक में से रिड्यूस की जाएगी वैल्यू। अब स्टॉक में से कैसे रिड्यूस करेंगे? मेथड हम फॉलो कर रहे हैं फीफो, मतलब जो पहले वाला स्टॉक होगा लॉस भी उसी स्टॉक का ही माना जाएगा। पहले वाला स्टॉक हमारे पास कौन सा पड़ा है? 85। तो 85 में से हमारे पास रह जाएंगे 75, बाकी के दोनों स्टॉक तो एज इट इज ही रहेंगे, 200 एंड 240। अब बाकियों की वैल्यूएशन सेम रहेगी, 190 एंड 190। उनको थोड़ी हमने कुछ किया है, लॉस तो हमारा पुराने वाले स्टॉक में से हुआ है। इसको कैसे वैल्यू करेंगे? अब ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टोटल अमाउंट जो आपकी माइनस करने के बाद, स्टॉक माइनस करने के बाद जो भी टोटल अमाउंट रहती है वो सेम रहती है। मतलब अगर 85 यूनिट्स की वैल्यू 17,000 है, तो 75 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17,000। और आपकी पर यूनिट वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब पर यूनिट वैल्यू यहाँ पर कैसे आएगी? 17,000 divided by 75, it will give you 667। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, 667। तो पहले हमारी पर यूनिट वैल्यू थी 200, अब पर यूनिट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। नॉर्मल लॉस के बाद हमेशा पर यूनिट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये है ट्रीटमेंट आपके नॉर्मल लॉस की। अब अगर केस ये लिफो का होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट का होता, हम यहाँ पर जो हमने 10 माइनस किया है वो 85 से माइनस ना करते, वो माइनस करते 240 से, तो वो स्टॉक रह जाता 230। फिर उसकी जो वैल्यू है वो टोटल सेम रहती, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाती। तो डिपेंड करता है कि आपके पास मेथड कौन सा फॉलो किया जा रहा है। नॉर्मली जो आपको पेपर में लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इनके आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, और इन्हीं में ही लॉस की ट्रीटमेंट दी जाएगी, इन्हीं में से ही रिटर्न की ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये हो गया हमारा एक ट्रांजैक्शन। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को परफॉर्म। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हमारे पास 24 को इशूड है, 25 को रिसीव्ड है, 26 को इशूड है। नॉर्मल है, आप पोस्ट कर लोगे। इसके बाद हमें बोला गया है 27 को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट है। हमने किसी और डिपार्टमेंट से फिर से एक रिटर्न लिया है। कौन से इशू में से? जो हमने 24 फेब को किया था। कितने नंबर ऑफ टन्स? 35 टन्स। अब चेक करो, 24 को आपने एक इशू किया था 300 टन्स का, तो इस इशू को आपने जिस रेट पर किया होगा उसी रेट पर आप उससे रिटर्न मंगवाओगे। मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। हम यहाँ पर हैं 27 को, रिटर्न हुआ है हमारे पास 35 का। कौन से वाले में से? 24 वाले में से। 24 को मैं चेक करती हूँ मेरी इशू कितने पे हुई है। 24 को मेरी जो इशू हुई है वो 3 लॉट्स में हुई है। 300 हुई थी मेरी इशू, टोटल 300 इशू है 24 को, तो मैंने 300 3 लॉट्स में इशू किया है। अब मेरे पास हो रही है रिटर्न आएगी रिसीट कॉलम में। रिटर्न को कैसे पोस्ट करेंगे? अगेन मेथड कौन सा फॉलो किया जा रहा है? फीफो का। तो मैं मानूंगी कि फीफो के अकॉर्डिंग ये तीनों लॉट्स में से मैंने इसमें से रिटर्न किया है। अब क्वेश्चन का पॉइंट ट्रिकी है। पॉइंट में क्वेश्चन में आपको बता तो दिया कि किस डेट से इशू हुआ है, रिटर्न हुआ है, बट उस दिन में भी हमारे पास 3 लॉट में से इशू हुआ है। तो तब भी आपको कौन सा मेथड फॉलो किया? फीफो, क्योंकि क्वेश्चन ही फीफो से सॉल्व हो रहा है। तो 35 को हमने 226.67 पर इशू कर दिया, रिटर्न कर दिया। दूसरे डिपार्टमेंट ने हमें रिटर्न कर दिया। डन।
अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बट बिफोर दैट अब आप चेक करना, आपको यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, आपने इसका क्लोजिंग बैलेंस भी शो करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे शो करोगे? आप चेक करो 35 यूनिट्स हैं, इससे प्रीवियस डे वाले दिन हमारे पास ये वाले 2 स्टॉक बचे थे, तो वो दोनों स्टॉक तो उन्होंने यहाँ पर पोस्ट कर दिए, 35 वाले को उन्होंने अलग किया है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एंटायरली ख़त्म हो चुका था, अब इसको उसमें ऐड नहीं कर सकते, इनको 100 या 320 में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टॉक तो एंटायरली फिनिश हो चुका है। तो इस स्टॉक को आप इन दोनों से अलग लिखोगे और इन दोनों से ऊपर लिखोगे, क्योंकि मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपके पास सबसे पुराने मटेरियल में से आया है और ये जो 2 स्टॉक आए हैं ये उसके बाद आए हैं, तो आपने फीफो के अकॉर्डिंग इसको पहले लिखना है। अगर लीफो का मेथड होता तो इसको बाद में लिखते, फीफो है तो इसको पहले लिखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके उसको दोबारा सुनते रहो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसको साथ साथ खुद सॉल्व करो, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं। सो हमारे पास अब बचा है ये वाला क्लोजिंग बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि Feb 28 को हमारा रिटर्न टू सप्लायर है, हमने किसी को रिटर्न किया है। किस स्टॉक में से? जो हमें 27th को रिटर्न हुई थी। आउट ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड ऑन 27, एक दिन पहले जो हमें रिटर्न हुई थी उसमें से हमने फर्दर सप्लायर को 15 टन्स रिटर्न कर दिए। उसको बोला हमने कि आपके स्टॉक में एक फॉल्ट है, आपका स्टॉक गलत है, तो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करनी है? ऑब्वियस है, स्टॉक हमारे तरफ से तो जा रहा है, तो वो किस कॉलम में आएगा? इशू कॉलम में आएगा। 15 हो गया। अब किस रेट पर इशू करोगे? उसी रेट पर ना जिस पर आपने रिसीव किया है। हमने पिछले स्टॉक में से ही तो रिटर्न किया, जो अभी हमने एक दिन पहले किसी और डिपार्टमेंट ने हमें रिटर्न किया था, हमने उसी में से ही रिटर्न किया। उसको हमने किस रेट पर लिया? 226.67, तो इसको भी 226.67 पर पोस्ट कर देंगे। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। 35 में से 15 रिटर्न कर दिए, रह गए 20, बाकी का स्टॉक एज इट इज रहेगा। डन, हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है आपकी रिसीव्ड की एंट्री एंड दैट्स ऑल। आपका ए पार्ट नॉर्मल लॉस फिनिश हो गया। अब आता है नेक्स्ट, हमने उसको क्या लेकर ट्रीट करना है? एबनॉर्मल लॉस, कि जो हमारा 22 को लॉस हुआ है उसको आप एबनॉर्मल लॉस लेकर ट्रीट करो। अब वो कैसे करेंगे? मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा देख रही हूँ जो मैंने पहले सॉल्व किया था, तभी मैंने इसको पेंसिल से नोट डाउन किया था कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब मैं सेम ट्रांजैक्शन को दोबारा पोस्ट कर रही हूँ, कीपिंग इन माइंड कि अब मैंने उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करना है। आपकी दोनों में से कोई एक ही ट्रांजैक्शन होगी। सो और आई एम टेकिंग इट एज और पार्ट। अगर मैं उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करूं तो फिर से है तो वो मेरे लिए क्या? शॉर्टेज है। आपको दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग सॉल्व करना है। एक बार पहले एक नॉर्मल लॉस से पूरा सॉल्व करोगे, फिर दोबारा इसी सेम क्वेश्चन को एबनॉर्मल लॉस से सॉल्व करोगे। जस्ट टू सेव टाइम ओवर हेयर, मैं इसके एक ही पार्ट, एक ही रिस्क अकाउंट में दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर रही हूँ। शॉर्टेज लिया 10 टन्स का, डन। अब एबनॉर्मल लॉस की तो कॉस्टिंग होती है, हमेशा होगी। हमने माना था कि ये जो 10 यूनिट्स हैं ये हमारे पास फीफो मेथड के अकॉर्डिंग इस वाले स्टॉक में से निकलेंगे। फीफो है तो इसी वाले स्टॉक में से निकलेंगे। इस वाले स्टॉक का रेट कितना है? 200। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 10 यूनिट्स का लॉस हुआ, 200 पर यूनिट रेट था, तो टोटल लॉस हमारा हुआ 2000 यूनिट्स, 2000 रुपये का। डन। अब क्या किया? 85 में से कितने माइनस कर दिए? 10।
तो 75 बचे। 200 और 240 तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे, 200 240। अब 75 को, अब आप देखो नॉर्मल में तो हमें पता था कॉस्ट सेम रहेगी, बट एबनॉर्मल में नहीं सेम रहती, एबनॉर्मल में कम हो जाती है टोटल कॉस्ट भी। तो इसको आप 200 ही रहने दोगे। 17,000 में से 2,000 का आपका लॉस हो चुका है, तो अब आपके पास कितनी वैल्यू रह चुकी है? 15,000। और बाकी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नॉर्मली ही परफॉर्म की जाती हैं। $75, $200, $15,000। यहाँ पर 17 का 17 ही रखा था, वाई? क्योंकि नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन नहीं की थी। बट यहाँ पर 17 में से 2,000 की माइनस शो कर रहे हैं वैल्यू, तो तभी वो 15,000 रह जाएगा। अब बाकी का क्वेश्चन जब आप करोगे रिटर्न्स का केस, वो आपका नॉर्मली चलेगा जैसे आपने पहले किया था। अमाउंट्स डिफरेंट होंगी, ये नहीं है कि अमाउंट्स डिफरेंट नहीं होंगी, चेंजेस आएंगे, बट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल रिमेन सेम। You solve the question at your own. I will share the pictures of solutions of both the parts, as normal loss, as abnormal loss. आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Thank you so much.